तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक आवाज से जो बताती है कि बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक खतरनाक दानव रहता है जिसका नाम है माउंटेन किंग। वैसे तो वो अभी सो रहा है, पर अगर कोई उसके पास जाएगा तो वो इंसान कभी लौट कर नहीं आ पाएगा। और अगर जंगल में मौजूद राज्य की राजकुमारी की शादी 18 साल से पहले नहीं हुई तो वो दानव जाग जाएगा और राजकुमारी को अपने साथ ले जाएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस राज्य पर जहाँ उस राज्य की राजकुमारी रहा करती थी। उस राजकुमारी का नाम क्रिस्टीन था और कुछ ही दिनों में उसका 18वां जन्मदिन आने वाला था, इसलिए राजा उसकी शादी कराने के लिए लड़का ढूंढ रहा था। तो ऐसे ही एक दिन राजकुमारी से शादी करने के लिए पास ही के एक राज्य से एक राजकुमार आता है जिसका नाम था फेडरिक, और वो क्रिस्टीन को इम्प्रेस करने के लिए अपनी झूठी कहानियां बताने लगता है। भले ही उसकी ये बातें सुनकर राजा और बाकी लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, पर क्रिस्टीन उसकी झूठी कहानियों को समझ जाती है, इसलिए वो उससे शादी करने से मना कर देती है। पर राजा उसे शादी करने के लिए फोर्स करने लगता है, जिससे परेशान होकर क्रिस्टीन अपने घोड़े को लेकर महल से जंगल की ओर भाग जाती है। और राजा जब उसके कमरे में जाता है तो क्रिस्टीन वहाँ थी ही नहीं, जिसे देखकर राजा डर जाता है और क्रिस्टीन को ढूंढने में लग जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एस्पन नाम के एक लड़के पर जो जंगल में खाने का सामान इकट्ठा कर रहा था। और जब वो एक पुल से गुजर रहा था तभी क्रिस्टीन भी वहाँ से निकली, जिससे एस्पन को धक्का लगा और वो पानी में जा गिरा। तब एस्पन की आवाज सुनकर क्रिस्टीन रुकती है और एस्पन को पानी से बाहर निकालने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर एस्पन उसे पानी में गिरा देता है। इसके बाद वो क्रिस्टीन को अपना नाम बताता है, पर क्रिस्टीन को उसके नाम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तब एस्पन उसे खाने के लिए पूछता है और भूखे होने की वजह से क्रिस्टीन उसका पूरा खाना खा लेती है। अब इसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगी तो एस्पन ने उससे उसका नाम पूछा, पर वो उससे कहती है कि अगर हमारी किस्मत में मिलना हुआ तो हम जरूर मिलेंगे। जिसके बाद वो जंगल के अंदर चली गई और एस्पन अपने घर आ जाता है जहाँ उसके भाई पियर और पाल उसका इंतजार कर रहे थे। तभी उसके पिता वहाँ आते हैं और उससे पूछते हैं कि खाना कहाँ पर है, जिस पर वो उन्हें उसके साथ जंगल में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताने लगा, पर किसी को भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। उसके पिता उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ एक काम दिया था पर वो भी तुमसे अच्छे से नहीं हुआ, और एस्पन उनसे माफी मांगता है। जिसके बाद एस्पन के पिता पियर और पाल के साथ कुछ जरूरी सामान लेने मार्केट चले जाते हैं और एस्पन को घर का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। अब रात होती है और एस्पन अपने घर के अंदर आग के पास बैठा हुआ था। तभी उसे जंगल में से खतरनाक आवाजें सुनाई देती हैं, तो डर के मारे वो अपनी तलवार को उठाकर उसे घुमाकर प्रैक्टिस करने लगता है। मगर इसी बीच उसकी तलवार की वजह से उसके घर में आग लग जाती है और वो उस आग को बुझाने की कोशिश करता है, पर आग उसके काबू में नहीं आती और उसका पूरा घर जल जाता है। दूसरी ओर क्रिस्टीन अपने घोड़े के साथ जंगल में घूम रही थी, मगर तभी उसका घोड़ा उसे नीचे गिराकर जंगल में भाग जाता है। जिसके बाद क्रिस्टीन को भी जंगल में डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, जिनसे बचने के लिए वो जंगल से बाहर भागने लगती है, पर तभी उस पर कोई हमला करता है और उसे किडनैप कर लेता है। अब अगले दिन एस्पन के पिता और भाई जब घर आते हैं तो उन्हें घर की सिर्फ राख मिलती है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो गया। उनकी सारी सेविंग्स जल चुकी थी, साथ ही एस्पन की माँ की इकलौती तस्वीर जिसे एस्पन के पिता ने इतने सालों से संभाल कर रखा था वो भी जल चुकी थी। तब एस्पन डरते हुए अपने पिता को बताता है कि उसने कोई दानव देखा था और उसी की वजह से ये सब हुआ है। पर जले हुए घर और एस्पन का चेहरा देखकर उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ गया। वो समझ जाते हैं कि अब उनके पास कुछ नहीं बचा। तभी वहाँ फेडरिक अपने कुछ सैनिकों के साथ आता है जो क्रिस्टीन को ढूंढ रहे थे। वो एस्पन के पिता से पूछते हैं कि क्या तुमने राजकुमारी को इस तरफ आते हुए देखा है? तो एस्पन के पिता और भाई मना कर देते हैं, मगर तभी फेडरिक एस्पन को नोटिस करता है और उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर उसे एस्पन पर शक होने लगा था। तब फेडरिक सीधा एस्पन से पूछता है कि कहाँ है वो लड़की, पर एस्पन डर के मारे कुछ नहीं बोल पाता, जिस पर फेडरिक उसे तलवार से धमकाने लगता है। मगर तभी एस्पन के पिता बीच में आकर कहते हैं कि ये तो थोड़ा पागल है, इसे दानव दिखाई देते हैं जिनसे ये डरा हुआ है, और फेडरिक ये सुनकर हंसने लगा। तब फेडरिक उन्हें पैसों का लालच देते हुए कहता है कि जो भी राजकुमारी को ढूंढने में मेरी मदद करेगा मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा, और जो भी राजकुमारी को ढूंढेगा उसे राज्य का राजा बना दिया जाएगा। और फेडरिक ये सब बोलकर अपने सैनिकों के साथ वहाँ से चला जाता है। अब फेडरिक के जाने के बाद एस्पन के पिता पियर और पाल से कहते हैं कि हमें राजकुमारी को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर हमें वो इनाम मिल गया तो हम अपना घर फिर से बना लेंगे। तो पियर और पाल तुम लोग जाओ और उसे ढूंढो। तब एस्पन उनसे पूछता है कि मैं क्या करूं, जिस पर
पर उसके पिता कहते हैं तुम जहाँ चाहते हो चले जाओ, पर अब यहाँ वापस मत आना। एस्पन ये सुनकर टूट जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चुपके से अपने भाइयों के पीछे चला गया क्योंकि वो भी राजकुमारी को ढूंढना चाहता था। अब जंगल में आगे बढ़ते हुए एस्पन को जमीन पर एक टूटा हुआ आईना दिखाई दिया, जिसे वो उठाकर अपने पास रख लेता है। वो सोचता है कि शायद ये किसी काम आ जाए। तब थोड़ी दूर चलने के बाद एस्पन को किसी औरत की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। एस्पन उसकी मदद करना तो चाहता था, पर पियर कहता है कि हमें इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें राजकुमारी को ढूंढना है। मगर एस्पन अपने भाइयों को छोड़कर उस आवाज की ओर चला जाता है, जहाँ थोड़ा दूर जाने पर वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत जो डायन जैसी लग रही थी, वो एक लकड़ी के बीच फंसी हुई थी और उसकी नाक उसमें अटकी हुई थी। तब एस्पन उसके पास जाता है और उस लकड़ी को हटाने में उसकी मदद करता है, जिससे वो डायन आजाद हो जाती है। तब वो एस्पन को देख के पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो, और एस्पन उसे बताता है कि मैं यहाँ राजकुमारी को ढूंढ रहा हूँ। मगर डायन उसकी आवाज सुनकर कहती है कि राजकुमारी को तो दानव ले गया होगा, और एस्पन ये सुनकर चिंता में आ जाता है। डायन बताती है कि उस दानव को मारकर राजकुमारी को बचाने का बस एक ही रास्ता है, और वो है एक जादुई तलवार जो एक तालाब के नीचे है। एस्पन कहता है कि मुझे वो तलवार कैसे मिलेगी, जिस पर डायन उसे एक जादुई नक्शा देती है, जिसमें दुनिया में कहीं पर भी जाने का रास्ता पता चल सकता था। पर एस्पन जब उस नक्शे को देखता है तो वो खाली था, जिस पर डायन उसे बताती है कि तुम्हें इस नक्शे से विनती करनी होगी, जिसके बाद ये तुम्हें रास्ता बताएगा। और इस सब के बाद डायन वहाँ से जंगल के अंदर चली जाती है और एस्पन उस नक्शे के साथ आगे बढ़ने लगता है। अब चलते चलते वो एक जगह पर पहुँचता है जहाँ उसे क्रिस्टीन के गहने मिलते हैं, पर वो नोटिस करता है कि जहाँ वो खड़ा था वहाँ एक बहुत बड़े पंजे का निशान था। अब इस सब के बाद सीन शिफ्ट होता है राजा पर, जो अपनी बेटी के मिसिंग होने की वजह से काफी दुखी था। तभी उससे मिलने के लिए उसका मैनेजर आता है, जो उसे बताता है कि हमें उस घोड़े की हड्डियां मिली हैं, जिसे राजकुमारी अपने साथ ले गई थी, और इसके साथ ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा दांत भी मिला है, जिससे राजा को यकीन हो गया कि माउंटेन किंग वाली बात बिल्कुल सही थी और अब उसकी बेटी बहुत बड़े खतरे में है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है क्रिस्टीन पर, जिसे होश आता है तो वो अपने आप को एक गुफा में पाती है। तब क्रिस्टीन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर तभी एक बहुत बड़ा हाथ उसकी गुफा में आता है और उसे खाने के लिए मीट देता है, जिसे देखकर क्रिस्टीन डर जाती है, पर फिर भी वो हिम्मत करके खाना उठा लेती है। वहीं एस्पन के दोनों भाई आगे बढ़ रहे थे और उन्हें रास्ते में एक टोकरी के अंदर सुनहरे रंग के सेब मिलते हैं और भूख लगने की वजह से वो उन्हें खा लेते हैं, जो कि उन सबको काफी टेस्टी लग रहे थे। तभी वहाँ कुछ एंजल्स आती हैं, जो उन्हें खाने का लालच देकर अपने साथ एक गुफा में ले जाती हैं और वहाँ वो उन्हें काफी सारा खाना खिलाती हैं। वो लड़कियाँ उनसे बातें करती हैं और उन्हें खाने को सेब देती हैं। इधर एस्पन उस जादुई नक्शे के जरिए आगे बढ़ रहा था। तब चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां रास्ता खत्म हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे कहां जाना चाहिए। तभी उसे भी वहां एक सुनहरा सेब दिखाई देता है और एस्पन उस सेब को खा लेता है, मगर उसके सेब खाते ही उसके सामने एक गुफा का दरवाजा खुल जाता है। उस गुफा के अंदर जाकर एस्पन देखता है कि उसके भाई वहीं पर थे और उन खूबसूरत लड़कियों के साथ खाना खा रहे थे। तब एक लड़की एस्पन को भी खाने के लिए बुलाती है, पर जैसे ही एस्पन उस खाने को देखता है उसे वो खाना नहीं बल्कि कीड़े दिखाई देते हैं और वो लड़कियां भी उसे खूबसूरत नहीं बल्कि चुड़ैलें लग रही थी। और एस्पन ये सब देखकर घबरा जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि उसके भाई खतरे में हैं। तब एक लड़की ने एस्पन को भी खाने को सेब दिया, पर खाने की जगह वो उस सेब को नीचे गिरा देता है और जैसे ही वो सेब जमीन पर गिरा तो उनका जादू टूट जाता है और एस्पन को वो सभी चुड़ैलें अपने असली रूप में दिखाई देने लगती हैं। तब एस्पन जल्दी से अपने भाइयों के पास आता है और उन्हें वहाँ से मिशन पर चलने के लिए कहता है और उन्हें समझाकर वहाँ से ले जाने लगता है, पर वो चुड़ैलें एस्पन का प्लान समझ जाती हैं और वो अपने असली रूप में आकर उन पर हमला करने लगती हैं। तब एस्पन और उसके भाई बड़ी ही तेजी से वहाँ से भागते हैं और जैसे तैसे करके उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं, पर जैसे ही वो बाहर आते हैं तो गुफा का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है।
वहीं गुफा के बाहर एस्पन अपने भाइयों से कहता है कि जैसे ये चुड़ैलें सच थी वैसे ही दानव भी सच है। और ये सब देखने के बाद पियर और पाल को भी दानव वाली बात सच लगने लगी थी। अब इस सब के बाद वो तीनों भाई आगे बढ़ने लगते हैं और चलते चलते वो एक होटल के पास पहुंच जाते हैं। दरअसल वो लोग बहुत भूखे थे और पाल अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए पियर ने एस्पन को उस होटल में जाने के लिए मना लिया और अंदर जाकर पाल काफी सारा खाना ऑर्डर कर देता है। वहीं उस होटल में फेडरिक और उसके साथी भी मौजूद थे। होटल के अंदर एस्पन चुपके से उस नक्शे से पूछता है कि जादुई तलवार कहाँ है, तो नक्शा उसे होटल के अंदर ही कहीं का रास्ता दिखाता है। वहीं फेडरिक का एक साथी उसे एस्पन के बारे में बताता है, जिसके बाद फेडरिक ने एस्पन के पास आकर उससे पूछा, क्या तुम्हें राजकुमारी के बारे में या फिर जादुई नक्शे के बारे में कुछ पता चला? अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और पियर ने एस्पन को उसे सब कुछ बता देने के लिए इशारा किया ताकि उन्हें पैसे मिल जाएं। मगर एस्पन फेडरिक से कहता है कि तुम राजकुमारी से प्यार नहीं करते, तुम्हें बस उसका राज्य चाहिए, इसलिए मैं ना तो तुम्हें ये नक्शा दूंगा और ना ही कुछ बताऊंगा। पर ये सुनकर फेडरिक गुस्से में एस्पन पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर एस्पन ने जल्दी से टेबल पर रखे खाने को उठाकर फेडरिक के मुंह पर मार दिया। और इस लड़ाई में पियर और पाल भी एस्पन का साथ दे रहे थे, मगर फेडरिक एस्पन पर भारी पड़ने लगता है और उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन इसी दौरान फेडरिक का पैर वहाँ खाना खा रहे एक मोटे आदमी के खाने पर पड़ गया, जिससे उस मोटे आदमी ने गुस्से में आकर फेडरिक को उठाकर दूर फेंक दिया। और इस मौके का फायदा उठाकर एस्पन और उसके भाई जल्दी से वहाँ से भाग निकले, मगर फेडरिक अब भी उनका पीछा कर रहा था। अब वो तीनों भागते हुए एक खाई के सामने आ गए जहाँ झरना बह रहा था, और तभी फेडरिक भी वहाँ आ जाता है। मगर एस्पन चालाकी से उस नक्शे को बचाकर अपने भाइयों के साथ झरने में कूद जाता है। मगर पानी से बाहर आकर पियर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो एस्पन से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, अच्छा होता तुम हमारे परिवार का हिस्सा ही नहीं होते, जिससे उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। पर पाल बीच में आकर उन्हें रोकते हुए कहता है कि ये लड़ने का समय नहीं है। लेकिन पियर ने गुस्से में एस्पन से वो नक्शा लेते हुए कहा, अब आगे का रास्ता मैं देखूंगा। जिसके बाद वो तीनों फिर से आगे बढ़ने लगे, जहाँ रास्ते में एस्पन को एक भालू की खाल मिली और उसने उसे उठाकर अपने पास रख लिया। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्रिस्टीन पर, जो एक प्लान बना रही थी। और जब वो दानव उसे छूने की कोशिश करता है तो वो उसके हाथ पर चाकू से हमला कर देती है, जिस पर दानव को गुस्सा आता है और वो उसे अपने हाथ में उठा लेता है। और जब वो उसे पहली बार देखती है तो दानव उसे फिर से गुफा में फेंक देता है। दूसरी ओर एस्पन उस नक्शे के जरिए आगे बढ़ रहा था। वो लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां बहुत ज्यादा कोहरा था। ये कोहरा इतना घना था कि वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से एस्पन अपने भाइयों से बिछड़ जाता है। मगर पियर और पाल के पास फेडरिक और उसके साथी पहुंच जाते हैं और फेडरिक ने उनसे पूछा कि एस्पन कहाँ है। मगर पियर और पाल उसे झूठ बोल देते हैं कि एस्पन मर गया। पर फेडरिक को उनकी बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि एस्पन के पास जादुई नक्शा है। इधर एस्पन उस कोहरे को पार करके आगे बढ़ता है और अंत में उस तालाब के पास पहुंच जाता है, जिसके बारे में उसे नक्शे ने बताया था। तब एस्पन बिना डरे उस ठंडी नदी के अंदर चला जाता है। पर उस तालाब में एस्पन अकेला नहीं था। एस्पन के पीछे कुछ मगरमच्छ भी पानी के अंदर आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। पर एस्पन उस तलवार से उन्हें मार कर बाहर निकल आता है। अब आगे बढ़ते हुए एस्पन को उसके भाई दिखाई देते हैं, जो कि फेडरिक और उसके साथियों की कैद में थे। फेडरिक के पास अब वो जादुई नक्शा भी था जो उसने पियर से लिया था, और एस्पन छुपकर उन्हें देख रहा था। तभी उसे वो भालू की खाल याद आती है और वो एक प्लान बनाता है। वो भालू की खाल पहनकर उनके सामने आता है और दानव जैसी आवाज निकालने की कोशिश करता है, जिससे वो सब लोग डर जाते हैं। मगर एस्पन को उस खाल के अंदर से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो चलते चलते सीधा नीचे गिर जाता है। मगर जैसे ही वो गिरा तो उसकी खाल हट जाती है और सबको पता चल जाता है कि ये तो एस्पन है, और फेडरिक गुस्से में उसे पकड़ लेता है। फेडरिक के पास अब वो जादुई नक्शा था और वो नक्शे से उस दानव की गुफा का रास्ता पूछता है, और नक्शे के रास्ता दिखाने के बाद फेडरिक वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। मगर एस्पन फेडरिक से पूछता है कि तुम राजकुमारी का क्या करोगे? तो फेडरिक ने कहा, मुझे बस उसका राज्य चाहिए, जिसके लिए शादी के बाद मैं उसे मार दूंगा। और एस्पन ये सुनकर शॉक हो जाता है। जिसके बाद फेडरिक एस्पन और उसके भाइयों को लेकर उस दानव की ओर बढ़ने लगता है। अब रास्ते में वो लोग खाना खाने के लिए रुकते हैं। तभी उन्हें दूर से उस दानव की भयानक आवाज सुनाई देती है, और उस आवाज को सुनते ही फेडरिक और उसके साथी डर के मारे भागने
भागने लगते हैं। वहीं एस्पन और उसके भाई भी दानव की आवाज सुनकर डर गए थे और वो एक पत्थर की मदद से अपनी रस्सी काटने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं वो दानव वहां पहुंच जाता है जहां फेडरिक के साथी भाग रहे थे। वो दानव बहुत बड़ा और खतरनाक था और वो फेडरिक के एक साथी को पकड़कर खा जाता है। तब फेडरिक अपने एक साथी के साथ एक बड़े पेड़ पर चढ़ जाता है और जब दानव उस पेड़ के पास आता है तो फेडरिक अपनी जान बचाने के लिए अपने साथी को नीचे गिरा देता है ताकि दानव उसके साथी को खा ले और वो बच जाए। पर उस दानव को पता चल जाता है कि फेडरिक पेड़ के ऊपर है, इसलिए वो जोर जोर से पेड़ को हिलाने लगता है। अब पेड़ के हिलने से फेडरिक डर के मारे और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, मगर वो दानव उसे पकड़ लेता है। इसके बाद दानव उस छोटी गुफा के पास आता है जहां एस्पन और उसके भाई छुपे हुए थे। वो दानव पाल को उठाकर अपने साथ ले जाता है और एस्पन रोने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। अगर वो अपने भाइयों से अलग नहीं होता या फिर अगर वो दानव वाली बात पहले ना करता तो ये सब होता ही नहीं। तब पियर जो कि थोड़ा समझदार था वो एस्पन को संभालता है और उससे कहता है कि ये रोने का समय नहीं है क्योंकि हमें मिलकर पाल को बचाना होगा। और वो दोनों भाई पाल को बचाने के लिए उस दानव को हराने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी ओर वो दानव फेडरिक और पाल को लेकर अपनी गुफा में आ चुका था। उस गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था और फेडरिक बहुत डरा हुआ था। तभी वहाँ उसे क्रिस्टीन मिलती है। फेडरिक क्रिस्टीन को देखता है और मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो क्रिस्टीन से झूठ कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ। पर पाल जो कि एस्पन की वजह से सच और झूठ पहचानना सीख गया था, वो फेडरिक की पोल खोल देता है। पाल राजकुमारी से कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये तुम्हें बचाने नहीं बल्कि तुमसे शादी करके तुम्हें मारना चाहता है ताकि तुम्हारे बाद ये तुम्हारे राज्य पर राज कर सके। क्रिस्टीन ये सुनकर एकदम गुस्से में आ जाती है। वो बिना सोचे समझे गुस्से में फेडरिक के सर पर हड्डी मारकर उसे बेहोश कर देती है। अब क्रिस्टीन पाल से पूछती है तुम कौन हो? तो पाल ने कहा मैं एस्पन का भाई हूँ। ये सुनकर क्रिस्टीन को एस्पन याद आता है और वो खुश हो जाती है। वो पाल से पूछती है क्या एस्पन हमें बचाने आएगा? तो पाल कहता है वो जरूर आएगा। इधर एस्पन और पियर दानव की गुफा के अंदर जाने की तैयारी करते हैं। एस्पन एक कांच का डिब्बा लेता है और उसमें कुछ जुगनू इकट्ठा करता है और उन जुगनुओं की रोशनी से वो डिब्बा एक टॉर्च जैसा काम करता है और उसी रोशनी के सहारे वो दोनों भाई दानव की गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। मगर वो गुफा बहुत बड़ी थी और उसमें कई सारे रास्ते थे। तब वो जुगनुओं की रोशनी में एक रास्ता चुनते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। पर वो रास्ता न भटक जाए इसलिए वो पत्थर से एक धागे को बांधकर अंदर चले जाते हैं। पर वहाँ एस्पन का पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में गिरने ही वाला था कि तभी वो अपनी जादुई तलवार से लटक जाता है और जब उसने नीचे देखा तो वो गड्ढा बहुत गहरा था। वहीं नीचे उसे पाल और क्रिस्टीन दिखाई देते हैं और एस्पन और पियर पाल और क्रिस्टीन को देखकर खुश हो जाते हैं। एस्पन पियर को बताता है कि वो नीचे हैं और पियर जल्दी से एस्पन को ऊपर खींचता है, जिसके बाद वो अपनी रस्सी और एस्पन की तलवार या किसी और चीज की मदद से पाल और क्रिस्टीन को भी उस खोल से ऊपर खींच लेते हैं। और अब उन्हें दानव की गुफा से बाहर निकलना था, पर बाहर जाने का रास्ता वही था जहाँ से दानव एंटर करता है और दानव अभी उसी रास्ते में सो रहा था और अगर उन्हें वहाँ से निकलना है तो उन्हें उसकी पूंछ के ऊपर से जाना होगा। जिसके बाद वो चारों चुपके से दानव के पास से निकलने की कोशिश करते हैं, जिसके दौरान वो सब बहुत डरे हुए थे, पर फिर भी हिम्मत करके वो लोग दूसरी ओर चले जाते हैं। लेकिन अब फेडरिक की बारी थी, जो डरते हुए उसकी पूंछ के ऊपर से जा रहा था, पर वो गलती से उसकी पूंछ से टकरा जाता है जिससे दानव जाग जाता है। अब वो दानव उनका पीछा करता है और वो लोग गुफा के ऊपर की ओर भागते हैं जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता था। पर इसी बीच फेडरिक का पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर जाता है, जबकि एस्पन और बाकी लोग पहाड़ी एरिया में पहुँच जाते हैं। जबकि उस दानव को पहाड़ चढ़ने में काफी दिक्कत हो रही थी, मगर फिर भी वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तब एस्पन अपनी जादुई तलवार निकालता है और दानव से लड़ने की कोशिश करता है, पर वो दानव बहुत बड़ा और ताकतवर था। एस्पन उसके पैर पर हमला करता है जिससे वो घायल हो जाता है और गुस्से में दानव भी एस्पन पर हमला कर देता है, जिससे एस्पन की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और पहाड़ से नीचे गिर जाती है और अब उनके पास दानव से लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था। तब क्रिस्टीन डर के मारे दानव पर पत्थर फेंकने लगती है, पर उन पत्थरों का दानव पर कोई असर नहीं होता, जिसके बाद वो उन्हें कच्चा चबाने के लिए आगे बढ़ता है और उनके पास अब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसी बीच दानव पियर पर हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और क्रिस्टीन और पाल उसे संभालते हैं। तभी एस्पन को उस डायन की बात याद आती है कि वो दानव सूरज की रोशनी में पत्थर बन जाएगा और सूरज
की पहली किरण बस निकलने ही वाली थी, तब एस्पन जल्दी से वो टूटा हुआ आईना निकालता है। एस्पन उस आईने के टुकड़े को इस तरह से पकड़ता है ताकि सूरज की पहली किरण उस पर पड़े और रिफ्लेक्ट होकर सीधा दानव पर पड़ जाए, और सूरज की रोशनी पड़ते ही दानव एकदम से चिल्लाने लगता है और कुछ ही देर में वो दानव पत्थर बन जाता है, जिसे क्रिस्टीन धक्का मारती है और वो दानव जमीन पर गिर के टूट जाता है। वहीं दूसरी ओर फेडरिक उस पहाड़ से बच गया था और वहां से उठकर वो जंगल से होते हुए जा रहा था, जहां उसे एक डायन मिलती है। वो डायन से राजकुमारी के राज्य का पता पूछता है, तो डायन फेडरिक को देखती है और मुस्कुराती है और वो जानबूझकर उसे गलत रास्ता बता देती है, जो उसे उसी गुफा के अंदर ले जाता है, जहां वो उसे सुनहरा सेब खिलाकर अपने काबू में कर लेती है। वहीं अगले दिन वो लोग सुरक्षित महल पहुंच जाते हैं। राजा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है और राजकुमारी को बचाने के लिए उनका धन्यवाद करता है, और इसके साथ ही वो उन्हें इनाम देने का वादा करता है, पर वो उससे सिर्फ अपना घर ठीक कराने के लिए ही पैसे लेते हैं। इसके बाद क्रिस्टीन और एस्पन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और वो लोग अपना इनाम लेकर घर की ओर लौट जाते हैं। अब घर पहुंचकर वो देखते हैं कि उनके पिता उनका इंतजार कर रहे थे और वो अपने बेटों को जिंदा देखकर बहुत खुश थे, और उन्होंने एस्पन से माफी भी मांगी, और एस्पन अपने पिता को वो इनाम के पैसे देता है और एस्पन के पिता इतने सारे पैसे देखकर खुश हो जाते हैं। अब ऐसे ही एक दिन क्रिस्टीन एस्पन से मिलने आती है। एस्पन और क्रिस्टीन पहले तो एक दूसरे को देखते हैं और फिर घोड़े पर सवार होकर जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और मैं अब आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।